आपको अपना OTP शेयर करने मेरे लिए नसीब की बात है कि हम आपके काम आ रहे हैं। कपिल उज्जैन से, ओके। टुडे इज़ योर बर्थडे। लेट्स ऑल विश मजहर अली वेरी हैप्पी बर्थडे। सबकी तरफ से हम पूरे आलोक रंजन IAS कैरियर विल पूरा जो हमारा एक यूनियन है उससे सब लोगों की तरफ से आपको बहुत आशीर्वाद, बहुत बधाई। प्रार्थना, भवानी, अर्चना, भवानी, शिवा, अखिलेश। हाँ, मजहर तुम्हारे लिए बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं और हैप्पी बर्थडे मजहर के नाम से बहुत सारा फ्लैश कर रहा है। प्रियंका के द्वारा थैंक यू। गीता, थैंक यू सो मच। बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, ये कौन दुखियारा आ गया। हिमांशु तिवारी, हम जरूर आएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गली में भी मैंने घूमा हुआ है, वहाँ के हॉस्टल्स में हमने घूमा हुआ है। अर्चना लिख रही है हैप्पी बर्थडे मजहर भाई साहब। नितेश पांडे लिख रहे हैं मजहर अली को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना। सबकी तरफ से आ रहा है। सर थक चुके अब तो, कि क्या हो गया तुम लोगों भाई। अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौरभ प्रजापति, बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग। सर मैं ईटा से हूँ। पीयूष, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मजहर भाई। चलो, बहुत सारी शुभकामनाएं मजहर को मिल रही है, वेरी गुड। थैंक यू प्रार्थना। देवेंद्र, दीक्षा, प्रशांत, सुमित, रॉकी, शंभू, सुभाष चंद्र ठाकुर। मधुबनी तो कभी नहीं आया, लेकिन आपके यहाँ का पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है और खान पान बहुत प्रसिद्ध है। आपके यहाँ जो मेहमान होते हैं उनकी स्वागत करने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार दरभंगा हम गए थे एक शादी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। देवांश, निरंजन, भवानी शंकर, मुझे सामने से देखने की इच्छा है। बिल्कुल सामने से देखिए। जब आइएगा दिल्ली, जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तब आप ज़रूर आइएगा। पार्टी के लिए कहाँ आना पड़ेगा मजहर। अब मजहर भाई तुमको सिर्फ
शुभकामना नहीं मिलेगा, सब लोग तुमसे पार्टी भी मांग रहा है। मजहर गायब हो चुके हैं पार्टी के नाम पे। जो बाय फुल बैच करके आ रहा है ना, वो पीसीएस के लिए है, वो आईएएस के लिए नहीं है। और आईएएस और पीसीएस के बैच में जो अंतर है वो आने वाले महीने में स्पष्ट दिखने लगेगा। जो लोग बहुत धूर्तता और दिमाग लगा करके सोच रहे हैं कि दोनों में तो एक ही चल रहा है, उन लोगों को कहीं न कहीं जा कर के पछताना तो पड़ेगा ही। अब जो लोग सिर्फ पीसीएस के लिए हैं वो पीसीएस में रहें, जिनकी उम्र हो चुकी है 32 साल से अधिक, आईएएस के अब देने के उम्र नहीं है उनकी, उनके लिए पीसीएस का कोर्स करवाया जा रहा है। बाकी जितने नए बच्चे हैं और जितने भी 28-30 के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे क्या ही बोले उनको, तो ये सब लोग आईएएस के कोर्स में ही सबको आना चाहिए ना। वो कुछ 2-3 हज़ार के फ़र्क के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग का जो टेस्ट सीरीज़ होगा, आप लोग का जो आंसर राइटिंग सेशन होगा, आप लोग का जो कुछ विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा क्लास होगा, जो आप लोगों की मुलाकात देश के बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों से हम करवाएंगे लाइव। अभी हमारी बहुत सारी योजनाएं अंदर में हैं, वो हम धीरे धीरे करके रिवील करेंगे ना। ओके, यू आर ओनली 19 ईयर, तो क्या हुआ? ओनली क्या होता है? ओनली क्यों? बहुत मैच्योर एज है 19। अब 19 में पढ़ाई शुरू करो, 21 में टीना ढाबी की तरह आईएएस बन जाओ। तुम्हारे साथ सामने तो बहुत सारे उदाहरण हैं आईएएस बनने के, जो कि बहुत ही कम उम्र में लोग बन गए हैं, और कम उम्र में बहुत कुछ प्राप्त करने का जो सुख है, अरे 27 कोई उम्र है यार? 27 उम्र क्यों तुम लोग जोड़ते हो? भारत में कोई उम्र जोड़ता है? हमारे 2 प्रकार का, अब एक तुम लोग को भाषण सुनना पड़ेगा। आज का 2 मिनट का सेशन आपका सिर्फ 2-3 मिनट लेंगे, और ये जो हमारे विचार हैं इससे शायद आपके मन की स्थिति बहुत बदल सकती है। और हम लोग भारतीयों को ये सिखाया जाता है कि हम लोग उम्र के सीमा में कुछ काम करने हैं और उम्र की सीमा में कुछ काम नहीं करने होते हैं। ऐसी पद्धतियां हैं हमारे यहाँ, लेकिन विदेश में या जो वेस्टर्न कल्चर है, जिसको हम लोग सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके साइंस को, उनके लिबरलिज्म को, उनके डेमोक्रेसी को, जिनको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों में ही कोई उम्र को टेम्पोरल कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता है। उम्र को कोई गिनती नहीं की जाती है। उम्र कोई नंबर्स नहीं है। हम लोग उम्र को नंबर्स के रूप में देखते हैं। चलो एक बात आपसे हम पूछते हैं कि मिलिंद सोमन की उम्र है, वैसे अगर नंबर्स में देखोगे तो 54-55 साल के हो चुके हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो तुम्हारे गांव में 55 साल का व्यक्ति है, क्या दोनों व्यक्ति एक ही प्रकार का है? क्या मिलिंद सोमन जो 55 साल के हैं और आपके गांव में जो आपके चाचा की उम्र 55 साल की हो चुकी है, क्या दोनों एक ही जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। तो दोनों की जो टेम्पोरल एज है, जो गणित उम्र है, वो तो एक हो सकती है, लेकिन जो मेटाबॉलिक एज होता है, जिसको हम लोग शरीर के स्ट्रेंथ और पावर और बौद्धिक क्षमता और ऊर्जा, इनके आधार पर जो उम्र, मेटाबॉलिक एज कहते हैं उसको, ये जो उम्र हम लोग देखते हैं, तो वो उम्र कितनी है, इस पे कंपैरिजन करोगे तो हो सकता है कि मिलिंद सोमन की जो उम्र होगी वो अभी 22 साल निकल करके आएगी। यानी व्यक्ति 55 साल में भी 22 साल का व्यक्ति होता है। उसमें ऊर्जा होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, उसके मसल्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसका ब्रेन पावरफुल होना चाहिए। वो देखो मिलिंद सोमन साहब 45 किलोमीटर की यात्रा, 45 किलोमीटर रनिंग करते हैं, 45 किलोमीटर भागते हैं। कल्पना करो, मिलिंद सोमन को रोल मॉडल बना लो जिंदगी में। और देखोगे तो जो आइसलैंड के पास जो आयरिश सी है और जो वहाँ पे जो बर्फीले सागर हैं आइसलैंड के पास,
उसमें वो बर्फ के पानी में अंदर कूद करके और उसने लगभग 30-40 किलोमीटर स्विमिंग किया समुद्र में। तो आप उस व्यक्ति को कैसे कह सकते हो कि 55 साल का, तुम 27 साल के हो, अभी 2 बार नहाओगे ठंड में खांसी होने लगती है तुमको। तो तुम ये सोचो ना कि तुम्हारे अंदर में, तुम तो मिलिंद सोमन से भी बुढ़े हो। तो उम्र मत जोड़ा करो कि मैं 27 का हूं, मैं 18 का हूं, मैं 19 का हूं तो मेरा क्या होगा। अरे उम्र नहीं होता है, बौद्धिक। अब सचिन तेंदुलकर है, वो 16 साल की उम्र में फेस करने गया, वसीम अकरम ने पहला बॉल उसके सर पे मारा और खून बह गया। 16 साल के बच्चे पे इतना बड़ा प्रहार। वसीम अकरम दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज थे अपने टाइम में, लेकिन तेंदुलकर का देखो, उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसके अंदर का वो पुरुष, वो कितना शानदार था कि उसने कहा कि नहीं, खून बह रहा है, लोग कह रहे रिटायर हो जाओ, आप दूसरा बॉल भी मारेगा तुमको। तेंदुलकर बोला कि नहीं, मैं खेलूंगा। उसने बस 3 शब्द कहे, आई एम नॉट गोइंग, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। तेंदुलकर ने अगले ही बॉल पर वसीम अकरम को स्ट्रेट ड्राइव चौका मारा। इतिहास के पन्नों में ये घटनाएं दर्ज हो जाती हैं। तो आप लोग अपना उम्र कर करके ये जो गंवार तंत्र है ना, उससे पहले बाहर निकलो। जब तक उम्र एक दूसरे को उम्र बता करके, एक दूसरे से उम्र छुपा करके, एक दूसरे को उम्र के आधार पर कमेंट पास करके, दूसरे को उम्र के आधार पर लज्जित करके क्या मिलता है आपको? आप व्यक्ति का सम्मान करना सीखो, व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता का, शारीरिक क्षमता का सम्मान करना सीखो। आप उम्र के आधार पर जो अपने विषय में गवेषणा करते हो, या दूसरों के विषय में जो आप कमेंट पास करते हो, या दूसरों के विषय में जो ओपिनियन बनाते हो, या जो ब्लैक जोक जिसको कहते हैं, ब्लैक ह्यूमर जो आप क्रिएट करते हो, ये कितना अनुचित है। अब अपने गांव में बुढ़ों के लिए बुढ़ा शब्द का प्रयोग करते हो। क्या शब्द है बुढ़ा? ये तो अपमानजनक शब्द नहीं है क्या? बुजुर्गों के लिए आप ऐसा शब्द का प्रयोग करते हो। या बुढ़ऊ जा रहा है, या फिर अबे तू अपने आप को बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अरे भाई क्यों नहीं लाल लगाम? ऐसे महिलाओं को भी लज्जित किया जाता है समाज में कि जैसे उनके जीवन जीने का वो वही खत्म हो गया, आप जीवन आगे जी ही न पाए। उम्र किसी की हो गई 30 साल, किसी की हो गई 35 साल, जा तेरा अब क्या होगा, तू तो खत्म हो गया। ये जो हमारा भारतीय समाज है ना, ये बस अपना छोड़ करके दूसरों के पीछे पड़ा रहता है। और तुम अगर समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, अगर मेरे स्टूडेंट हो, अगर कहीं भी हमसे थोड़ा भी प्रेम या सम्मान है मेरे लिए, तो सबसे पहले ये उम्र से बाहर निकल जाओ और ना अपने उम्र के विषय में सोचो, अपने कार्य के विषय में सोचो, अपने कार्य क्षमता के विषय में सोचो, अपने मानसिक ऊर्जा के विषय में सोचो, अपनी बौद्धिक क्षमता की पराकाष्ठा कैसे मिलेगी उसके विषय में सोचो। न कि आप ये सोचते रहो कि हमारी उम्र तो अब इतनी हो गई है, मैं तो वयोवृद्ध हो गया, अब मैं इस कार्य के लायक नहीं हूं, अब मेरा क्या हो गया, जीवन का अंतिम काल आने वाला है। ये कितने लोग सोचते हैं। जीवन तो वही जिया है, या जीवन वही जीने का विधि भी वही है कि आप 80 साल की उम्र में भी एक नई योजना बना रहे हो, आप बहुत अच्छा वॉक और रनिंग कर रहे हो। मिलिंद सोमन की माताजी को देखो, मिलिंद सोमन की माताजी पुशअप मारती हैं और 14 किलोमीटर अभी उन्होंने दार्जिलिंग में मैराथन पहाड़ पे वो रनिंग की हैं। तो आप कल्पना करो कि 84 साल की कोई महिला, 82 साल की कोई महिला, उनमें इतनी ऊर्जा आ सकती है। हमने अपने घर में देखा है, हमारी माताजी 65 साल की उम्र में, 64 साल की उम्र में ही, क्या कहें, 60 साल की उम्र से वो ढेर हो चुकी हैं। और आराम, मतलब कमर में दर्द है तो सर में दर्द है, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हो जाती हैं महिलाएं। हमने अपने फुआ लोग को भी देखा, हमने अपने बहुत सारे महिलाओं जो परिवार में होते हैं सबको देखा, और वो सब धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं। डिप्रेशन क्यों आ रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो मानने लगती है कि हमारी तो हर चीज़ की उम्र अब खत्म हो गई, अब हम लाल साड़ी नहीं पहनेंगे, अब हम पैसा श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, अब सोने का क्या प्रयोजन है, अब हम स्वर्ण आभूषण पहन के क्या करेंगे। अरे जिस उम्र में जैसे भी हो, उस समय का एक अलग श्रृंगार होता है और उस समय की अलग खूबसूरती होती है, उसका अलग एक ग्रेस होता है। आप हेमा मालिनी को देखोगे तो हेमा मालिनी ने क्या लिखा है, ग्रेइंग ग्रेसफुली। बुजुर्ग तो हो रहे हैं, उम्र तो सबकी बढ़नी है, वो तो तय है, लेकिन हम उसके साथ ग्रेसफुली कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारी इन बातों को बहुत अच्छे से समझोगे। आज भी एक बात निकल गई, हमने आपसे शेयर कर लिया कि आप कभी उम्र की मत सोचा करो। आप उम्र के साथ और एनर्जी, और ताकत, और बौद्धिक क्षमता, और ज्ञान, और दूसरों के प्रति अच्छा विचार, सत्कार, ये कैसे आएगा, इस पे काम करते रहो। और एक दूसरे पे छीटा कसी और कमेंट करके हंसना और ही और मूर्ख की तरह, बेहुदे की तरह रोड पे चलना,
ये सब भी आपको बंद करना है। और हमने देखा है कि हमारे अच्छी बातों का भी वीडियो जाता है तो उस पर 2-4 लोग कड़वा कमेंट लिख करके भेजते रहते हैं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस तरह के लोग तो, कड़वे लोग तो प्रकृति उनको जन्म देती है, वो जन्म लिए थे तब भी मुंह कड़वा ही होगा, मरेंगे तब भी ऐसे ही करके जाएंगे। उनकी तो आदत है दुनिया में हर व्यक्ति के विषय में बुरा बोलना। आपके लिए भी, आपको भी जीवन में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, और जितनी सफलता आप प्राप्त करोगे उतने ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती भी चली जाएगी। चाणक्य ने कहा है कि जब व्यक्ति शक्तिशाली बनता है तो उसके आलोचकों में भगदड़ मच जाती है और चारों तरफ आलोचक सर फन उठा लेते हैं। आप देखोगे तो मोदी जी के जब शक्तिशाली बनकर के प्रवेश हुआ है तो चारों तरफ भारत में कुछ न कुछ आंदोलन या कुछ न कुछ प्रोटेस्ट, या जो बात नहीं है वो भी बात, और उसका फेक प्रोपगेशन, बाहर से फाइनेंस का आना भारत में, और बहुत सारे चीज़ों को हवा देना भारत में। तो ये सब चीज़ें चल रही है क्योंकि सबको मालूम है कि एक शक्तिशाली पुरुष बैठा हुआ है शासन पे। विदेश को मालूम है तो विदेशी शक्तियां अंदर में प्रवेश करने लगती हैं, कुछ न कुछ करने लगती हैं। उनकी पॉलिसी का आलोचना करना भी जरूरी है। उनके द्वारा लिए गए हर निर्णय सही निर्णय नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाणक्य की बात को सिर्फ सिद्ध कर रहे थे, न कि किसी व्यक्ति का समर्थन कर रहे थे। चलो, थैंक यू। आपको हम अब ये बताएं कि आज हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप है। अशोक खेमका अगर सब लोग बन जाओगे ना, बिल्कुल जा सकते हो इंग्लिश बैच में। आपकी मम्मी देखती हैं तो आपकी मम्मी को मेरा ज़रूर प्रणाम कहना, और बोलना कि ज़िंदगी को खूब सुंदर जिएं, खूब श्रृंगार करें, खूब बढ़िया भोजन करें, खूब एक्सरसाइज करें, और बहुत खुश रहें सब लोग, क्योंकि एक माँ की खुशी में ही पूरे घर की खुशी होती है। और माँ नहीं होने पर क्या दर्द होता है ना, ये तो उनसे पूछो जिसके घर में माँ नहीं है। खैर, इस पे हम लोग फिर कभी माँ पे बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू। ऐसे वैसे लिखने की बात हम लोग सब अभी 2 महीने बाद करेंगे। एक साल एनसीईआरटी पढ़ लिया है, बहुत अच्छा किया है। एशिया के सारे डिवीज़न नहीं पढ़े गए। कौन सा डिवीज़न नहीं पढ़ा गया भाई? कौन सा डिवीज़न नहीं पढ़ा गया? इस तरह से लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि पीयूष जी आप लिख करके भेजिए कि कौन सा डिवीज़न नहीं पढ़ा गया, और ये हमारी मर्जी है, आपके आदेश से थोड़ी पढ़ाया जाएगा, हमारा मर्जी है। आप पहले लिख के भेजिए कौन सा डिवीज़न नहीं पढ़ाया गया। आप लिखिएगा साउथ एशिया नहीं पढ़ाया गया, तो आप लोग क्लास तो सुनते नहीं हो। 75 बार क्लास में समझाया कि साउथ एशिया में भारत ही मुख्य है और भारत के भूगोल के साथ उसको करेंगे, तब भी आपका दिमाग वही चल रहा है। अपना ये सब जो हरकत है ना बुद्धि चलाने वाला, उससे थोड़ा बाज आ जाइए। जो करवाया जा रहा है जिस योजना के तहत, उसी को करिए। ये जो गंवार तंत्र से आप मत जुड़िए। मुझे बहुत नफरत है इस तरह के लोगों से और इस तरह के कमेंट से। ओके, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है ये आप मत डिसाइड करो। इतना अक्ल हम लोगों को है कि कौन सा पढ़ाना है और कौन सा नहीं पढ़ाना है। साउथ एशिया कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो मेरे सर पे है, आपके सर पे नहीं है। करंट अफेयर का क्लास तो शुरू हो ही गया है, हर सैटरडे को होता है। कल करंट अफेयर का क्लास नहीं होगा। कल संडे को करंट अफेयर का क्लास करवाया जाएगा। कल की तैयारी नहीं है करंट अफेयर की, बिजी हैं सर कहीं पे। आशीर्वाद जी आपका करंट अफेयर लेते हैं, उनकी कोई व्यस्तता है, तो जो करंट अफेयर की क्लास है वो हम लोग संडे को करवाएंगे। करंट अफेयर की क्लास चल रही है, और गंवार उसको बोला जाता है जिसमें बुद्धि हो लेकिन मूर्ख की तरह बात करे, उसको गंवार कहते हैं। हिस्ट्री होगी, कल कौन सी क्या क्लास रहेगी उसकी चिंता में लोग पड़ गए।
दीपक आर्या, बिल्कुल, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? चलो ओके, हम लोग शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका को, और नॉर्थ अमेरिका का मैप देखते हैं सबसे पहले। नॉर्थ अमेरिका का मैप कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये नॉर्थ अमेरिका का जो हम करते रहे हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल मैप ही आपको दिखाते हैं। और इस पॉलिटिकल मैप को आप देखो, ये स्पष्ट दिखेगा। मैंने कलरफुल मैप लिया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखे और मैप देखने में कोई समस्या ना हो। नॉर्थ अमेरिका हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल चिंतन और ध्यान लगा लो। नॉर्थ अमेरिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और नॉर्थ अमेरिका में हम लोग क्रिचफील्ड की बुक क्यों लिख रहे हो? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, आईएएस बन के भी लोग असफल हैं। हमारे प्रोफेशन में भी जो सफल लोग हैं वो भी बहुत असफल हैं। अंत में यही काउंट करता है। अभी नहीं समझोगे हमारी बातों को, अभी कम उम्र है तुम्हारी। आप अंत में ही काउंट करोगे कि आपने ज़िंदगी कैसे जिया, किस पद पे थे। बड़े बड़े लोग पद पे रहे, प्रधानमंत्री लोग रहे, लेकिन अंतकाल कैसे कटता है, और कितने सुखद संबंध रहे आपके जीवन में, कितने मधुर संबंध आपने बनाए, यही मैटर करेगा। अब आप लोग एटलस निकालिए, और एटलस में आप लोगों को निकालना है नॉर्थ अमेरिका। रूस और यूरोप का पीडीएफ आ जाएगा। हमारे लोग काम पे लगे हुए हैं, बहुत तेजी से लगे हुए हैं। कमल यादव जी, अब धीरे धीरे करके बेसिक टू हाई, कल आपके समझ में आया होगा ना कि हमने भौतिक भूगोल के कॉन्सेप्ट को, कल मैंने आपको एक झलक दी थी आप लोगों को। कल जो हमने भौतिक भूगोल पे कॉन्सेप्ट्स दिए थे वो कितने लोगों के समझ में आया बताओ? संजय मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आउटलाइन मैप बनाना सिखाया जाएगा समय के साथ। मैं पटवारी हूँ, आप जानते भी हो सकता है कमल हम आपको जानते हो लेकिन नाम से नहीं जानते हो। अगर आप सामने दिखोगे तो समझ आ गया? ठीक है। आपका सीसीसी का एग्ज़ाम है कल, तो आप वीडियो देख लेना। क्लास को क्यों बंद करवाने के चक्कर में हो? बौद्धिक क्षमता कैसे डेवलप होगी? बौद्धिक क्षमता डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो अंदर से शांत होना पड़ता है। जैसे ही किसी के लिए एंगर आए, मान लो मेरे लिए ही क्रोध आ रहा है, मेरे लिए ही तुम्हारे अंदर में घृणा आ रहा है, मेरे लिए ही ईर्ष्या आ रहा है, या अपने भाई के लिए आ रहा है, या किसी दोस्त के लिए आ रहा है, समझो कि कुछ बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ने वाली। आ रहा है? बिल्कुल रुचि, आपका भी कमेंट आ रहा है। चलो निकालो। थैंक यू राजवर्धन। कल अब आप निकालो, जल्दी से एटलस निकालो। नॉर्थ अमेरिका का एटलस निकालना है, और नॉर्थ अमेरिका में हम सबसे पहले आपको पॉलिटिकल मैप दिखाएंगे। नॉर्थ अमेरिका में आपको देखना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का एक मैप होगा, पॉलिटिकल मैप, जिसमें सभी स्टेट्स दिख रहे हैं। एक होगा नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप, एक होगा नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप, और एक होगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यूएसए का एक होगा पॉलिटिकल मैप। हितेंद्र त्यागी बिल्कुल आ रहा है। ग्रीनलैंड पर ह्यूमन नहीं रहते क्या? ट्राइब रहता है ना ग्रीनलैंड पे, बिल्कुल रहता है। इनुइट ट्राइब रहता है। आज हम बताएंगे ग्रीनलैंड की कहानी। आज ग्रीनलैंड की कहानी भी कही जाएगी अगर समय मिला तो, नहीं तो पहले नॉर्थ अमेरिका
नॉर्थ अमेरिका का ही भाग है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर शासन है डेनमार्क का, डेनमार्क का वो लैंड है, परंतु परंतु है वो नॉर्थ अमेरिका में। पेज 73, यूएसए का पॉलिटिकल मैप। मैंने बार बार कहा, आप लोग नॉर्थ अमेरिका निकाल के बैठे हो क्या? यूएसए का यूएसए का सहायक सचिव हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि जितने लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, आज रात को, आज शाम को 8 बजे हम बिल्कुल लाइव होंगे यूट्यूब पे और एक सेशन लेंगे, ओरिएंटेशन सेशन लेंगे आईएएस के बच्चों के लिए, पीसीएस के बच्चों के लिए। एक महत्वपूर्ण घोषणा कर देते हैं, सब लोग सुनो। आज शाम को 8 बजे हम बिल्कुल लाइव होंगे और सब पे होंगे, हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी होंगे और कैरियर व्हील के सभी चैनल्स पे हम होंगे लाइव। और हम उस लाइव में आईएएस बनना और पीसीएस अधिकारी बनने की जो पूरी कहानी है और पूरी मेहनत है, उस पे बात करेंगे। हमने सोचा कि क्लास में इतनी बातें करने से फ़ायदा नहीं है, एक लाइव सेशन इसी तरह से हम देते रहेंगे और उस तरह से आप लाइव सेशन कोई भी सुन सकता है। जॉब से कुछ नहीं होता है। आप 40,000 60,000 रुपया जॉब का सैलरी लेकर के आप क्या कर पाओगे? आपका बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाएगा तो वहाँ भी 15-20 हज़ार रुपया उस पर खर्च आता है। एक रेंट देने जाओगे तो 15-20 हज़ार रुपये का रेंट मिलता है। सरकारी नौकरियों में जो पदाधिकारी हैं वही मज़ा ले रहे हैं, जो क्लरिकल लेवल पे हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो लोग ये सोचते भले ही हैं कि मुझे नौकरी मिल गई, सहायक सचिव बन गए या वो बन गया, लेकिन उनका दर्द देखोगे ना, वो टिफ़िन उठा करके जाना और टिफ़िन खा करके घर लौटना मेट्रो से, यही उनकी ज़िंदगी है। वहीं अधिकारियों को देखोगे, गाड़ी है, सिक्योरिटी है, घर मिला हुआ है, बंगला है, क्या नहीं है, उच्च सैलरी है, इज्जत है। तो एक बार जब कुछ प्राप्त कर चुके हो तो एक भीषण लड़ाई तो सबको लड़ ही जानी चाहिए ज़िंदगी में। क्या ही है यार, 3-4 साल एफर्ट लेके देख ले, हो गया तो हो गया, नहीं तो कम से कम ज्ञान का सागर तो मिला, कम से कम नॉलेजेबल पर्सन तो मिले, कम से कम दुनिया देखने का दृष्टिकोण तो बदला। ओके, रिव्यू ऑफिसर। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में यूएस का पॉलिटिकल मैप निकला? जल्दी हाँ लिखो, यस लिखो। क्या यूएस का पॉलिटिकल मैप निकला? ओके, वेरी गुड अभिमन्यु, थैंक यू। मजहर, ओके, ग्रेट, वेल डन। सब लोग का निकल गया, हमारा भी देखो निकला पड़ा है। तो हम लोग यूएस के मैप में चलते हैं। यहां देखो ये यूएस, और पहले आप अपने में नोट करो कि नॉर्थ अमेरिका है क्या। तो आप लिखो पहले नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका क्या है? नॉर्थ अमेरिका में हम लोग लेते हैं कनाडा प्लस यूएसए प्लस ग्रीनलैंड। मूल रूप से ये तीनों नॉर्थ अमेरिका कहलाते हैं, लेकिन जो नाफ्टा है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने सुना है, NAFTA। अब लिखो नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, नाफ्टा। कितने लोग नाफ्टा जानते हो? नाफ्टा क्या है?
नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। पढ़ाई शुरू हो चुकी है। NFTA क्या है? नहीं जानते? फ्री ट्रेड एरिया। तो जब हम लोग नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया की बात करेंगे तो उसमें आ रहा है मिथिलेश, आपका भी आ रहा है। तो इसमें नाफ्टा में मेक्सिको भी सम्मिलित हो जाता है। मेक्सिको भी सम्मिलित हो जाता है, यानी कनाडा 1, US 2 और मेक्सिको 3, यानी नाफ्टा में 3 देश हो जाएंगे, कनाडा, USA और मेक्सिको। 3 देशों का यूनियन है। आपको याद रखना है ये। यहां देखो, इस पिक्चर में अगर आप देखना चाहोगे, छोटी पिक्चर में, तो ये है हमारा मेक्सिको, ये है हमारा मेक्सिको और ये है हमारा US और फिर ये है हमारा, ये सारा आइलैंड वगैरह सब ले करके इधर तो अलास्का फिर US में चला जाएगा। यहां से मुड़ जाओ और ये ले लो, और ये जो है, ये देखो हमारा है US, ये भी है US, ये अलास्का भी US का ही पार्ट है। ये है हमारा कनाडा, विशाल देश है कनाडा, और ये हमारा है मेक्सिको, ये हमारा मेक्सिको है। इसको हम लोग नाफ्टा कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया। ओके, ये एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। हितेंद्र त्यागी ने लिखा, बड़ी सुंदर हिंदी में, मुक्त व्यापार क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र। वेरी गुड, हिंदी भी आ गया भाई। तो ये नाफ्टा है। तो आपको समझना है नॉर्थ अमेरिका क्या है, नाफ्टा क्या है। अब एक तीसरा शब्द आता है एंग्लो अमेरिका, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। एंग्लो अमेरिका क्या है? तो एंग्लो अमेरिका में ANGLO, एंग्लो अमेरिका में आएगा कनाडा प्लस USA। इसमें मेक्सिको नहीं आता है, क्योंकि मेक्सिको को हम लोग लैटिन अमेरिका देश मानते हैं। लैटिन अमेरिका है ये। मेक्सिको को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन भाषा बोली जाती है। स्पेनिश लोगों का आधिपत्य रहा था मेक्सिको पे। और एंग्लो अमेरिका है कनाडा और US। नॉर्थ अमेरिका क्या है, नाफ्टा क्या है, एंग्लो अमेरिका क्या है, इन शब्दों से पहले आप लोग परिचित हो जाओ। और अब हम लोग चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में ही चलते हैं पहले, US में चलते हैं पहले। तो US में अगर हम लोग चलेंगे तो US के मैप को हम ऊपर कर रहे हैं। ये है हमारा US का मैप, और आपने आशा है कुछ कुछ लिखा होगा। अब देखो, सबसे पहले लिखो कि 49 डिग्री की अक्षांश रेखा, ये जो 49 डिग्री है, 49 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा कनाडा एवं USA को पृथक करती है। 1 जनवरी 1994 को नाफ्टा प्रभाव में आया था। आकांक्षा जी हो रहे हैं शो आपके भी, बस हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ा लें थोड़ा, आपके सबके कितना कमेंट पढ़ते रहेंगे। चलो ओके, अब देखो यहां पे 49 डिग्री नॉर्थ कनाडा और US को डिवाइड करती है। उसके बाद यहां देखो, इसको बोलते हैं
ग्रेट लेक्स ऑफ, लिखते जाइए, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद आइए 49 डिग्री यहां तक लेकर के हम आ गए। उसके बाद है ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये ग्रेट लेक्स कौन से हैं, कैसे निर्माण हुआ, इनका एक कोड है। कोड कितना आसान है याद करना, देखो कोड है होम्स, होम्स कोड है H फॉर ह्यूरॉन, H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ओंटारियो, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, मिशिगन लेक, E फॉर इरी, E फॉर इरी, और S फॉर सुपीरियर। 5 लेक का नाम, और पांचों लेक के नाम को हम लोग एक कोड के माध्यम से याद कर लेंगे। होम्स, नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले क्या देखना है, 49 डिग्री लैटिट्यूड। उसके बाद क्या देखना है, द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसका कोड है होम्स। अब होम्स अगर कोड आपने देख लिया है तो हम यहां पे इसको लिख देते हैं। देखो ये जो सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे लेक ऐसे दिख रहा है, ये है एम मिशिगन, ये है एम मिशिगन है। मिशिगन एकमात्र लेक है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पूरी तरह प्राप्त होता है, वो लेक है मिशिगन। तो आप लिखना शुरू करो, लेक मिशिगन, एकमात्र लेक जो यूएसए का, जो पूर्णतः यूएसए का अधिकार है जिस पर। त्रिपाठी जी परेशान है, ग्रीनलैंड नहीं हुआ सर, ग्रीनलैंड हम नहीं करवाएंगे त्रिपाठी जी, ऐसे ही भाग जाएंगे, आपका पैसा गया, आप हो गए बर्बाद। मूर्खानंद ये सब मत लिखा करो, क्या हो गया नहीं हो गया वो हम ही को नहीं पता है। आप लोग ये सब क्यों लिखते हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मुझे तो लग रहा है जैसे हम फिर से, आप लोग ये सब नहीं लिखा करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। जो नहीं हुआ मतलब नहीं करना है, करवाएंगे भी नहीं उसको। तुम्हारे मर्जी से आदमी पढ़ाए क्या तुम्हारे, या फिर तुमको लगता है कि शायद छूट गया होगा, मतलब इतने भुलक्कड़ हैं क्या। क्लास की अपनी योजना है, उसके हिसाब से चलने दीजिए। चलो ओके, तो आप देखो ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में होम्स मैंने कोड बताया, और उससे 5, ये है मिशिगन। मिशिगन आपने क्या लिखा, जो संपूर्ण पूर्ण रूपेण यूएस का भाग है। अब देखो ये है छोटा वाला लेक है ओंटारियो, ये लेक है ओंटारियो ओ, ये लेक है छोटा वाला है ई, ओंटारियो ईरी 2 लेक हुआ, मिशिगन 3, ये एच है ह्यूरॉन, और एस है सुपीरियर। 5 लेक, HOMES, HOMES ऐसे स्टार बन जाता है ये, फिर एच पे चले जाओ तो ये स्टार बन जाता है, तो आपको याद रहेगा HOMES, फिर ऐसे वापस डमरू बन जाता है, डमरू। आप लोग जब एसएमएस लिखा करो ना, तो आप लोग पूछा करो, किसी चीज के डिटेल को पूछा करो। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। संस्कृत में एक कहावत है, धैर्य धना ही साधवः,
धैर्य ही साधु पुरुषों का यानी महान पुरुषों का लक्षण है, धैर्य। चलो के नीतीश कुमार तिवारी का पहला क्लास है, स्वागत है आपका। आपने लेख के विषय में लिखा, अब लेख, ये जो लेख है ना, इसके विषय में लिखो कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, प्लीज लिखो। थारा किचन सो किटी आवाज आवा है। किचन से तो मेड चली गई, आवाज कैसे आ रही है? हमारे छत के ऊपर भी तो लोग किचन में कूट रहे हैं कुछ। आप लिखो इसके विषय में, प्लीज लिखो। लिखो, इन झीलों का निर्माण प्लीस्टोसीन हिमयुग में, प्लीस्टोसीन हिमयुग में, आइस एज में 2 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। 2 मिलियन वर्ष पूर्व हुई, जब ध्रुवीय हिम का विस्तार एवं हिम नदियों का प्रवाह एवं हिम नदियों का प्रवाह 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक था। 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक था। ओके, फिर लिखो नेक्स्ट। बर्फ के या हिम के भार के कारण, बेसल सैपिंग की प्रक्रिया होती है। तथा हिम नदियों के संचरण से चट्टानों का प्लक करना मतलब तोड़ना, प्लक मतलब ऐसे टुकड़ा तोड़ करके उठा लेना। चट्टानों का प्लकिंग होता है, जिससे टार्न झील, आप इसको ध्यान से लिखना, जिससे टार्न, TARN, टार्न झील का निर्माण होता है। अब टार्न का कोई हिंदी नहीं है,
टार्न झील का निर्माण नहीं होता है। टार्न झील और दूसरा होता है फिंगर लेक। कुछ लोग दोनों को एक ही मानते हैं लेकिन आकृति में अंतर होता है। टार्न झील ज्यादा गहरा और चौड़ा होगा, फिंगर लेक शैलो और लंबा होता है। तो टार्न झील एवं फिंगर लेक का निर्माण हुआ। टार्न झील एवं फिंगर लेक का निर्माण हुआ उस समूह वर्ग को ग्रेट अमेरिकन लेक्स या द ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। सिर्फ नाम नहीं रटो, उसकी उत्पत्ति को भी समझो। ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। अब इस पे समझते हैं हम लोग। यहां देखो, इस डायग्राम पे ही समझाते हैं। ये जो पूरा भाग है नॉर्थ अमेरिका का, जो ये पूरा भाग है यहां तक, इस तरह से ये पूरा भाग, जहां तक हमने ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये पूरा भाग जहां तहां हिम नदियों से व्याप्त हो चुका है। अगर इधर आओगे मोंटाना इडाहो की तरफ, वॉशिंगटन की तरफ, तो यहां पे हिम नदियां नहीं मिलती हैं। यहां पर तो सब प्रेरी का मैदान फैला हुआ है, प्रेरी का मैदान है। इधर नेवाडा और कैलिफोर्निया की तरफ तो सब मरुभूमि एरिया है। इधर का भाग है ना, ये थोड़ा मरुभूमि एरिया है, ड्राई एरिया है। और कनाडा के ऊपर का ये भाग है, यहां भी हिम का कोई अवशेष नहीं मिलता है, कोई चिन्ह नहीं मिलते हैं हिम नदियों के। लेकिन इस भाग में, पूर्व और उत्तर पूर्वी भाग में देखोगे तो हिम का प्रसार नीचे लगभग 45 डिग्री तक हुआ था जहां तहां। तो ये जो झील बने हुए हैं, चाहे यहाँ के झील बने हो या कनाडा के झील बने हो, या ये जो झील यहाँ आपको दिख रहा है अथाबास्का लेक, विनिपेग लेक, तो ये विनिपेगोइस है, विनिपेग है। तो ये जो लेक्स हैं यहाँ पर बने हुए, और ये जो लेक्स बने हुए हैं, ये सारे लेक्स बने हुए हैं हिम नदियों के द्वारा। अब हिम नदियाँ कैसे बनाती हैं उस क्रियाविधि को भी समझो। मान लो कि हिम की मोटाई, हम कल्पना करते हैं कि हिम का अपना भार होगा। जैसे अंटार्कटिका पर आपने देखा है, हमने आपको पढ़ाया था कि हिम के भार के कारण वहां का कॉन्टिनेंट समुद्र के नीचे डूब चुका है। कॉन्टिनेंट ही पानी के नीचे चला गया है, समुद्र तल के नीचे चला गया है। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्या पता है? सियाल सीमा पर तैर रही है, यानी महाद्वीपीय भाग, महाद्वीपीय इकाई मेंटल के पिघले हुए भाग पर तैर रहा है। तो जब ये तैर रहा है तो भूपर्पटी के किसी भी भाग में अगर मोटा हिम का जमाव होगा तो वहां पर भूपर्पटी क्या करने लगेगी? धंसने लगेगी, अवतलन होने लगता है। और ये अवतलित भाग, जो अवतलन होता है हिम भार के कारण जो अवतलन हो रहा है, इसी को हम लोग बेसल सैपिंग की प्रक्रिया कहते हैं। बेसल यानी आधार, जो हिम का नीचे का भाग है वो आधार हो गया, उसका बेस हो गया। सैपिंग मतलब जैसे धंसना, सोफे पे आप बैठ जाते हो तो गड्ढा हो जाता है, क्या है वो? सैपिंग हो रहा है। इसी तरह से भूपर्पटी में भी सैपिंग की प्रक्रिया हो जाती है। तो बेसल सैपिंग के कारण ये बनता है। बाद में क्या होता है कि हिम उस गड्ढे से भी बाहर निकलती है। पानी की तरह जमा तो होगा ही होगा, लेकिन बाद में वो स्लाइड करके उस गड्ढे से ज्यादा हिम होगा तो बाहर की तरफ निकलने लगता है। अब बाहर की तरफ हिम निकलेगा तो नीचे से घर्षण करके उस सैप के अंदर, उस गड्ढे के अंदर से
टुकड़ों को तोड़ता है, उसी को मोरेन कहते हैं हम लोग, उसी को हिमोड़ कहते हैं हम लोग। मोटे मोटे चट्टान के टुकड़ों को तोड़ करके ऊपर ले जाता है और जहां हिम पिघलेगा वहां वो टुकड़े फैल जाते हैं। जहां टुकड़े फैल गए उसको हम लोग कहते हैं आउटवॉश प्लेन। वो आउटवॉश प्लेन बन जाता है। लेकिन बाद में जब गर्म युग का प्रवेश होगा और सारी हिम नदियां पिघल जाएंगी तो वही जो सैप्स थे, वही जो गड्ढे जिसको हम कह रहे हैं समझने के लिए, तो उस गड्ढे में पानी पूरा स्वच्छ जल भरा हुआ रहता है, हिम जल भरा हुआ रहता है। तो आप मुझे बताओ कि अमेरिका के ग्रेट लेक्स ये लवणीय झील होंगे या स्वच्छ जल के झील होंगे? मुझे उत्तर चाहिए। ईरी पूरी तरह से यूएस में नहीं है, फ्रेश वाटर लेक है। दीपक आर्य ने लिखा बिल्कुल सही, फ्रेश वाटर लेक हुआ क्योंकि हिम नदियों के द्वारा ये बना हुआ झील है। तो अब झील में एक और कॉन्सेप्ट समझाते हैं। झील में क्या है कि हमने यूएस और कनाडा की जो सीमा निर्धारित करने की कोशिश की है हमारे मानचित्र पर, सीमा तो खैर उन लोगों ने खुद ही निर्धारित किया है। तो यहां पे आप देखो कि झील का बंटवारा कैसे होगा। तो ये क्या है, इसके बीच से, इसका जो बीच का मध्य बिंदु लिया गया, फिर इस झील का भी मध्य बिंदु लिया गया, फिर इधर भी ईरी से आधा झील लिया गया, फिर इधर भी लिया गया और तब ये रेखा बनाया गया है। तब ये रेखा देखो बनाया गया है। ये मेन तक, ये अमेरिका यहां तक बिल्कुल फैला हुआ है ऊपर। यहां देखो, अब देखो यहां पे ये जाकर के ये सेंट लॉरेंस नदी यहां पे मिलेगी जो इस सेंट लॉरेंस गल्फ में प्रवेश कर जाती है। तो यहां देखो, ये देखो यहां पे ध्यान से, ये है सेंट लॉरेंस गल्फ। सेंट लॉरेंस गल्फ आपको दिख रहा होगा शायद, सेंट लॉरेंस गल्फ। वहां से ये सेंट लॉरेंस नदी लिख देते हैं, सेंट लॉरेंस रिवर हमारे मैप में नहीं है। फिर ये हमारा क्या है, लेक ओंटारियो, लेक ईरी, यह है हमारा ह्यूरॉन, यह है हमारा मिशिगन, यह है हमारा सुपीरियर। तो मिशिगन को छोड़ के सभी झील के मध्य बिंदु को लिया गया है अमेरिका और कनाडा के विभाजन के लिए। और ये जो मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है इसी को हम लोग कहते हैं थॉलवेग। इसको हम लोग कहते हैं थॉलवेग। तो थॉलवेग प्रिंसिपल के आधार पर, थॉलवेग के आधार पर, यानी जो झीलों के गहनतम बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, उस बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग थॉलवेग कहते हैं। और थॉलवेग के आधार पर झीलों का बंटवारा किया गया कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। थॉलवेग का कॉन्सेप्ट क्या है बताओ। जैसे ही हम लोग अमेरिकन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो चूंकि हम कार्टोग्राफी भी बहुत मजा आता था मुझे पढ़ने में अपने टाइम्स में, तो थॉलवेग प्रिंसिपल पढ़ते थे हम लोग कि किसी भी झील को बांटना हो, नदी को बांटना हो दो स्टेट के बीच में, तो वहां पर थॉलवेग प्रिंसिपल का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि भारत में भी कुछ नदियां हैं जो कि जिनके जल का बंटवारा किया जाता है, या विश्व में कई नदियां हैं जो सीमा बनाती है। तो सीमा बनाने में कैसे उस नदी के जल का बंटवारा होगा। तो एक बार व्हाट थॉलवेग प्रिंसिपल को भी आप समझ लो। ओके, देखो मान लो ये सतह है और सतह पर ये हार्ड रॉक है और ये सॉफ्ट रॉक है और यहां भी हार्ड रॉक है, यहां भी हार्ड रॉक है। अगर यहां से हिम नदियां इस तरह से निकल रही है तो सॉफ्ट रॉक क्या होगा कि ये धंसना शुरू हो जाता है, ये धंसना शुरू हो जाता है इस तरह से। ये जो धंसने की प्रक्रिया है सॉफ्ट रॉक की, क्योंकि इसमें प्रतिरोधिता कम है, यही कहलाता है सैपिंग या बेसल सैपिंग कहलाता है। ये बेसल सैपिंग कहलाता है। और यहां पे पूरा देखो तो आइस जम जाएगा, इस पूरे भाग में धंसते चला जाएगा और बर्फ चला जाएगा। अब यहां से उच्च भाग से बर्फ आ रहा है तो फिर बर्फ यहां से निकल करके इस भाग पे फैलने लगता है और आगे जाके बर्फ ये पिघल जाता है
ये बर्फ पिघल जाएगा और पानी यहां फैलने लगेगा चारों तरफ। यहीं पे बनता है आउटवॉश प्लेन, यही बनेगा आउटवॉश प्लेन। और यहीं इस गड्ढे से धीरे धीरे करके हिम इनके टुकड़ों को प्लकिंग करेगा, ये पत्थर के टुकड़ों को यहां से तोड़ करके अपने साथ उठाएगा धीरे धीरे। प्रतिदिन 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर काम करता है ये सब। तो ये 2-3 सेंटीमीटर के दर से, यानी सोचो कितने लाख वर्ष लगेंगे इस प्रक्रिया में। ये धीरे धीरे इन टुकड़ों को यहां आकर के पानी बर्फ पिघल गया तो ये टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं। यही बेसल सैपिंग है, यही प्लकिंग है, ये आउटवॉश प्लेन है। और बाद में जब गर्म युग आएगा तो बर्फ पिघल जाएगा और इसमें पानी भरा हुआ रहेगा। ये क्या रहेगा, जल्दी बताओ क्या रहेगा? ये झील, टार्न झील, फिंगर लेक, इसी तरह से बन जाता है। जो फिंगर झील होता है उसको लोग टार्न झील ही मानते हैं, लेकिन फिंगर झील इरोजन से बनता है। लेकिन जो टार्न झील है जो बहुत गहरा होता है वो बेसल सैपिंग की प्रक्रिया से बनता है। थॉलवे प्रिंसिपल में गहराई ले ली जाती है। झील बनी बेसल में बनी ना यार, जहां गड्ढा हुआ वहां बनेगा ना। आउटवॉश तो मैदान है, आउटवॉश प्लेन में जाकर के फिंगर लेक बन सकता है, छोटा छोटा टार्न बन सकता है। तो ये बाद में क्या होता है ना कि ये इधर भी ये भाग और ये भाग, ये सब पूरा मिलकर के आउटवॉश प्लेन बन जाएगा। ये पूरा ही आउटवॉश प्लेन है, ये पूरा ही आउटवॉश प्लेन बन जाएगा ये। क्योंकि इधर भी हिम तो सब जगह पिघल गया, यहां भी हिम पिघल गया, यहां भी मोरेन है, यहां भी मोरेन है, हिमोड़ है, बीच में झील है। सॉफ्ट रॉक क्या है? मुलायम चट्टान। फिंगर लेक्स ढाल वाले प्रदेश में भी ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा दिखते हैं। जैसे फिनलैंड में फिंगर लेक्स बहुत हैं। ओके, अब आप एटलस पे जाओ, अमेरिका का पॉलिटिकल एटलस, यूएसए का आप देख रहे हो। पॉलिटिकल मैप आप देख रहे हो, उसमें देखो कि ओंटारियो और इरी के बीच में नायग्रा जलप्रपात है या नहीं। नायग्रा जलप्रपात है या नहीं? वीडियो को दोबारा सुनिए, तीसरी बार सुनिए, चौथी बार सुनिए, समझ जाइएगा। नायग्रा जलप्रपात आपने सुना होगा, जिसको आप लोग नियाग्रा पढ़ते होगे शायद। तो नायग्रा जलप्रपात है वहां पे, ओंटारियो और इरी के बीच में। ग्रेट, सब लोगों को मिल गया। किशन, सोनिया, कौशल्या, कपिल, जहीर, तुषार, दीक्षा, वेरी गुड। अब नायग्रा फॉल्स मिल गया हो तो क्या आप लोगों को सेंट लॉरेंस नदी मिला था? ओंटारियो से निकल करके समुद्र की ओर जाती हुई लॉरेंस नदी मिला था क्या? लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। वेरी गुड। तो सेंट लॉरेंस नदी है। उसके बाद सेंट लॉरेंस गल्फ मिला क्या? सेंट लॉरेंस गल्फ, अटलांटिक में जा रही है। ओके, ग्रेट। तो सेंट लॉरेंस गल्फ, सेंट लॉरेंस नदी, उसके बाद ओंटारियो लेक, उसके बाद नायग्रा जलप्रपात, उसके बाद इरी लेक।
ईरी लेक मिल गया। अब आपको देखना है कि सुपीरियर और ह्यूरॉन, सेंट सॉल पेट्रे, सेंट सॉल्ट पेट्रे रैपिड्स है क्या? ह्यूरॉन और सुपीरियर के बीच में क्या मिला? रैपिड्स मिले। देखो बहुत क्लीन बताया जा रहा है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये रैपिड्स बने हुए हैं। रैपिड्स मतलब क्या होता है? एक प्रकार का जो छोटा वाला जलप्रपात होता है, सब कई सीरीज में मिलता है। रैपिड्स, रैपिड्स होता है छोटे छोटे जलप्रपातों का एक लंबा समूह। ग्रैंड रैपिड्स लिखा है, सॉल्ट स्टे मैरी लिखा है। मैंने उसी को सेंट सॉल्ट बताया था। ओके, सॉल्ट, सेंट मैरी, ग्रैंड रैपिड्स, सॉल्ट स्टे मैरी। वेरी गुड, सब मिल गया। नहीं मिल रहा है तो एटलस का दोष है। ह्यूरोन और ईरी के बीच में क्या है? डेट्रॉयट तो यार जगह का नाम है, ये सब क्यों लिख रहे हो? रैपिड्स को जल छिप्रिका कहते हैं। सब मिल गया। ओके, वेरी गुड। अब दो नहर की बात की जाएगी। दो नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सू कैनाल और दूसरा है वेलेंड कैनाल। लिख लीजिए, सू कैनाल, SOO, सू कैनाल है सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में, और वेलेंड कैनाल है ओंटारियो और ईरी के बीच में। इसको लिखो पहले, सू कैनाल, वेलेंड कैनाल। ये जो लोग हैमिल्टन और क्या क्या डेट्रॉयट देख रहे हैं ना, इनके बेवकूफ़ी का इलाज नहीं है। क्या देख रहे हो अभी आप? सू कैनाल और वेलेंड कैनाल को लिखो। अब यहाँ पे लिखो, विश्व का सघनतम एवं व्यस्ततम, विश्व का व्यस्ततम, सघनतम नहीं, विश्व का व्यस्ततम अंतर्देशीय जलमार्ग अंतर्देशीय जलमार्ग आ रहा है रिया शर्मा।
व्यस्ततम जलमार्ग सेंट लॉरेंस ग्रेट लेक जलमार्ग है। सेंट लॉरेंस ग्रेट लेक जलमार्ग है। बिल्कुल राइन की तरह है। अब देखो, बाद में आपको दिखाएंगे इस जलमार्ग पर अवस्थित नगर कौन से हैं, आपको दिखाएंगे हम, लेकिन अभी नहीं। जलमार्ग पे कौन कौन से बड़े बड़े नगर, औद्योगिक नगर अवस्थित हैं, उनको देखना है। ओके, अब हम लोग यूएस में चलते हैं। यूएस में चलते हैं। बिल्कुल हो रहा है शुभम सिंह। यूएस में चलते हैं और वहाँ के राज्यों को देखते हैं कि वहाँ के राज्य किस किस तरह से बने हुए हैं। और सारे राज्यों का नाम आपको याद नहीं करना है, कोई रटने की कोशिश नहीं करोगे, बस कुछ राज्यों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे यहाँ देखो, ये जो पूरा भाग है, यहाँ पे ये जो नॉर्थ ईस्टर्न भाग है, ये जो पूरा भाग है, इसमें नीचे में आप पेंसिल्वानिया से घूम जाओ, और वर्जीनिया को दो भाग है, वर्जीनिया, पेंसिल्वानिया, वर्जीनिया, और नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर से घूम जाओ। तो ये जो पूरा क्षेत्र हमारा बना, ये जो बना हमारा क्षेत्र, इसको कहते हैं न्यू इंग्लैंड रीजन, क्योंकि यहां पर इंग्लिशमैन माइग्रेट किए थे। यहां पर यूके के लोगों का पूरा ये स्टेट है। ये जो हम देख रहे हैं उत्तर पूर्वी यूएस को, तो उत्तर पूर्वी यूएस का जो पूरा भाग है, ये इसमें ध्यान रखना है कि ये मेन प्रोविंस के बाद नीचे घूम जाना है यहां पर। अब प्लीज ध्यान से देखो, आपको मिला वर्जीनिया मिला, क्या आप वर्जीनिया देख पा रहे हो? ओके, वर्जीनिया अगर मिल गया तो वर्जीनिया से ऊपर वेस्ट वर्जीनिया, पेंसिल्वानिया, ये सब मैरीलैंड, डेलावेयर, न्यू जर्सी, बड़ा छोटा छोटा स्टेट है, सब बहुत छोटा स्टेट है, सबका अपना संविधान है। न्यूयॉर्क एक स्टेट है, ध्यान से देखते रहो। ये कनेक्टिकट छोटा छोटा है, यहाँ पे ये कनेक्टिकट है, तो मैसाचुसेट्स है, इस तरह से सब। वर्मोंट है,
न्यू ब्रिंसविक है, ये सारे छोटे जो स्टेट हैं, रोड आइलैंड है, डेलावेयर है, मैरीलैंड है, वर्जीनिया है, पेंसिल्वानिया है, न्यूयॉर्क है, ये जो पूरा स्टेट का समूह है, ये आपको, ये यूएस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। वाइट लोग रहते हैं यहां पर, इंग्लिश भाषा यहां बोली जाती है, इसको कहा जाता है न्यू इंग्लैंड रीजन, जो कि यूएस का नॉर्थ ईस्टर्न भाग है। अब आप देखो दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं, तो यहां है मिनेसोटा और आयोवा, और मिनेसोटा और आयोवा नहीं, आई एम सॉरी, मिनेसोटा ले लो और विस्कॉन्सिन ले लो, और उसके नीचे इलिनॉइस और इंडियाना और ओहायो, इंडियाना, इलिनॉइस, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा। ये जो हमारा भाग निकल के आ रहा है, दूसरा भाग निकल करके आ रहा है, ये हमारा पहला भाग था। इस दूसरे भाग को यूएस में हम लोग कहते हैं लेक स्टेट्स। ये लेक स्टेट्स कहलाते हैं, जो झील से संपर्कित भाग है उसको लेक स्टेट्स कहलाते हैं। इसको हम लोग लेक स्टेट कहेंगे। ये अमेरिका का दूसरा भाग हुआ, लेक स्टेट। अब आओ इधर, बहुत ध्यान से देखना है तुमको। यह है नॉर्थ डकोटा, मिनेसोटा से पश्चिम आओ, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का और कंसास। 1 2 3 4, नीचे से ऊपर बिल्कुल 4 स्टेट, कंसास, नेब्रास्का, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा। फिर इधर आओ, मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो। ये जो स्टेट हैं, ये मध्य अमेरिकन स्टेट हैं, यानी सेंट्रल अमेरिका है। ये तीन है सेंट्रल अमेरिका या नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका, ऐसे कहते हैं, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका या यूएस। इसको हम लोग कहते हैं प्रेरी स्टेट। ये प्रेरी स्टेट्स भी कहलाता है, यानी तीसरा भाग हमारा क्या है, प्रेरी स्टेट्स है। प्रेरी स्टेट्स है। प्रेरी स्टेट्स में आ जाओ। पहला भाग क्या है, न्यू इंग्लैंड रीजन। दूसरा भाग क्या है, लेक स्टेट्स, लिखते जाना है। तीसरा स्टेट क्या है, तीसरा भाग क्या है, प्रेरी स्टेट्स। तीसरा प्रेरी स्टेट्स। प्रेरी स्टेट्स हो गया। अब चौथे पे आओ, तो यहां पर है इडाहो, नेवाडा, एरिजोना और उटा। इडाहो, नेवाडा, एरिजोना और उटा, ये है हमारा नंबर 4। और नंबर 4 हमारा कहलाता है डेजर्ट स्टेट। डेजर्ट स्टेट से ये पूरा डेजर्ट स्टेट से, माउंटेनस स्टेट से, ये माउंटेनस है, माउंटेनस स्टेट्स या डेजर्ट स्टेट से। ये एरिजोना, उटा, नेवाडा, इडाहो, ये सब मरुभूमि जैसा है, बिल्कुल शुष्क प्रदेश है वहां का। 4। और अब रह गया इधर वॉशिंगटन, ओरेगॉन, कैलिफोर्निया। 3 स्टेट्स यहां देखना है तुमको। तो ये हमारा पांचवा, जिसमें 3 स्टेट हैं, वॉशिंगटन, ओरेगॉन और कैलिफोर्निया। इसको हम लोग कहते हैं मेडिटेरेनियन स्टेट्स। मेडिटेरेनियन स्टेट्स हैं ये, यहां मेडिटेरेनियन जलवायु है। और इसको हम लोग वेस्टर्न कोस्टल, पश्चिमी तटीय स्टेट्स भी कहते हैं। भूमध्य सागरीय
जलवायु कारण कैलिफोर्निया, ओरेगॉन, वाशिंगटन को, हालांकि ओरेगॉन वाशिंगटन में ब्रिटिश टाइप जलवायु जैसा दृश्य है, भूमध्य सागरीय ऐसा दृश्य नहीं है, लेकिन फिर भी सालों भर वर्षा होती है वाशिंगटन, ओरेगॉन में, लेकिन फिर भी चूंकि कैलिफोर्निया का एरिया बहुत ज़्यादा है और ओरेगॉन में भी कुछ भूमध्य सागरीय प्रदेश आते हैं, तो फाइनली इसको कहा जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश ही कहा जाता है। और मेडिटेरेनियन स्टेट 5 हो गया। अब यहाँ देखो नीचे रह गया न्यू मैक्सिको, टेक्सास, ओक्लाहोमा, अरकनसास, मिसिसिपी, लुसियाना, अल्बामा। तो ये जो नीचे का स्टेट है पूरा, ये यहां से यहां तक फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अल्बामा, मिसिसिपी, लुसियाना, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, ये जो पूरा स्टेट है इसको कहते हैं, यह है हमारा नंबर 6, इसको हम लोग कहते हैं डिक्सी लैंड। डिक्सी लैंड कहा जाता है इसको, या इसको कहा जाता है साउदर्न स्टेट्स, साउदर्न यूएसए, ये कहलाएगा साउदर्न यूएसए, यूएसए। 6 डिवीजन हुआ। आयोवा और मिसौरी रह गया, ऐसा कैसे रह गया? आयोवा और मिसौरी उसी में चला जाएगा यार, प्रेरी में चला जाएगा, वो प्रेरी में ही है। आयोवा और मिसौरी को सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, सेंट्रल यूएस कहते हैं। आयोवा और मिसौरी, यहां देखो ना, ये बाउंड्री मैंने यहां से ली है, ये ऐसे बाउंड्री लिया, फिर ये ऐसे लिया। अब केंटुकी, टेनेसी, ये सब, नॉर्थ कैरोलिना, ये सब आएगा डिक्सी लैंड में, ये पूरा डिक्सी लैंड है। आयोवा, मिसौरी दोनों सेंट्रल यूएसए, प्रेरी प्रोविंस में चला जाएगा। अमेरिका सबसे स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि अमेरिकन्स विज्ञान का विकास कर रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है। हमारे यहाँ लोग सरकारी नौकरी खोज रहे हैं, गलत नहीं समझना। अमेरिका इसलिए विकास करता है क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति का बेटा अखबार बेच करके अपने स्कूल का फी भरता है। और भारत में मुखिया का बेटा स्कॉर्पियो लेके ऐसे चलता है जैसे पूरी दुनिया उसकी दास प्रथा में आती है। मुखिया का बेटा। एक प्रश्न आ रहा है कि हॉलीवुड मूवी देखोगे तब समझ में आएगा ना कि कैसे वहाँ सब भारतीय वैज्ञानिक हैं सर। सब तो नहीं है लेकिन 40% भारतीय जरूर वैज्ञानिक हैं। भारतीय लोग दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन भारत में नहीं रह के काम कर पाते हैं। यहाँ की सभ्यता एक दूसरे के टांग खींचने की है। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन फिर भी तुम इस बात को स्वीकारोगे
कि तुम्हारा ही अगर यूपीएससी नहीं होता है, आईएएस में नहीं होता है, तो तुम्हारा समाज तुम्हारे प्रति क्या भाव रखता है, क्या कमेंट पास करता है। तुमने लाख मेहनत किया होगा, बहुत श्रम किया होगा, लेकिन फिर भी लोग रुला देता है। ये हम होते हुए देख रहे हैं, अपने साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ। ब्रेन ड्रेन पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना चाहिए। हमारे यहाँ साइंटिस्ट को पूछता कौन है? हमारे यहाँ हीरो कौन है? सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ये सब हमारे लिए रोल मॉडल है। टीवी सीरियल में काम करने वाला, ये सब नाच और नचनिया वाले लोग भारत में रोल मॉडल हैं। भारत का एक महान वैज्ञानिक रोल मॉडल नहीं है? एपीजे कलाम कितने लोगों के रोल मॉडल हैं बताओ? एक शिक्षक रोल मॉडल नहीं है। हम आपके रोल मॉडल नहीं होंगे, लेकिन सलमान खान हो जाएंगे। भले ही हम कितना भी मेहनत से पढ़े हों, कितना भी ज्ञान रखते हों, लेकिन फेसबुक पे लोग उल्टा पुल्टा लिखेंगे ही लिखेंगे। क्या हो गया रुचि आपको? शुरू होने के पहले हम आपके घर निमंत्रण लेके गए थे क्या कि आप आइए और ज्वाइन करिए? इस तरह का बात क्यों लिख रहे हो? हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, जिन स्टूडेंट्स में आस्था, विश्वास, प्रेम था वो लोग जुड़ रहे हैं। वेरी गुड शिवा यादव। आईएएस पीसीएस अधिकारी बनना, क्या लाखों लोग तो नहीं बन सकते हैं ना? तो आप लोग बनो। हम तो बस ये कह रहे हैं कि जो लोग नहीं बन पाएंगे उन लोगों को भी कोई डिमोरलाइज नहीं कर सकता है ना, क्योंकि उसने भी उतना ही पढ़ाई किया। हाँ, सोसाइटी वाले ऐसा बोलते हैं रुचि, वही हम भी आपको नहीं कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, वहाँ किसी काम को छोटा बड़ा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बोल दिए कि पकौड़ा बेच के, अब पकौड़ा तो सिंबॉलिक है, मतलब जो लोग निकम्मे बैठे हुए हैं, पकौड़ा बेचने में शर्म कैसा? गांधी को सुनो ना, गांधी ने तो पैखाना उठाने को भी शर्म का काम नहीं माना। थोड़ा गांधी को पढ़िए। कोई काम ऊंचा, कोई काम नीचा नहीं होता है हमारे यहां, लेकिन ये भाव है। आप देखना, अमेरिकन प्रेसिडेंट चलेगा तो उसके आगे पीछे ट्रैफिक जैसे एक आम आदमी चलता है वैसे ही चलते रहेगा। नॉर्वे का प्रेसिडेंट, स्वीडन का प्रेसिडेंट साइकिल से घर जाता है, सब्जी खरीदता है, दूध खरीदता है। और तुम्हारे भारत में यदि नेताजी निकल गए रोड पर तो सड़क खाली करवा देंगे। थैंक यू रॉकी। चलो ओके, अब आगे देखते हैं। यूएस का हमने डिवीज़न कर दिया, राजनीतिक मैप आपको दिखा दिया। अब हम लोग कनाडा के राजनीतिक मैप को देखते हैं और कनाडा के स्टेट्स को देखते हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि डिक्सी लैंड क्यों कहा जाता है। डिक्सी लैंड का मतलब है कि यहां ब्लैक लोगों की जनसंख्या है। ये जो स्टेट्स हैं ना नीचे वाले, यहां पर ज़्यादातर ब्लैक लोग रहते हैं, अफ्रीकन ब्लैक्स रहते हैं, या उनको कलर्ड पीपल कहते हैं। इन लोगों का स्किन डार्क होता है, ये कलर्ड लोग हैं। और जो डिक्सी लैंड है, डिक्सी लैंड पर स्पेनिश लोगों का प्रभाव है, स्पेनिश कल्चर है इस डिक्सी लैंड पे, स्पेनिश कल्चर है। स्पेन के अंदर में ये भाग था, जैसे ऊपर का भाग था किसके पास? ऊपर का ये भाग था यूके के पास, तो ये भाग था स्पेन के पास। तो जहाँ ये पूरा पश्चिमी भाग भी पूरा स्पेन के पास था। स्पेन सबसे बड़ा आधिपत्य करने वाला राज्य था ना पहले। तो स्पेनिश और इंग्लिश दो भाग में बटा है यूएस।
ये लाइन अगर यहाँ से हम ले लेंगे मिनेसोटा से इधर वाला, तो ये पूरा भाग है इंग्लिश, ये पूरा भाग है स्पेनिश। और इसमें अगर हम ऊपर से नीचे लाएं इस मैप को दिखाने के लिए, तो अब हमारा सामने आ गया कनाडा। अब कनाडा में आपको देखना है कि कनाडा के राज्य कौन कौन से हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद राज्यों को देखने के बाद फिजिकल मैप करेंगे और फिर पॉलिटिकल मैप में आएंगे। जिस विधि का प्रयोग किया जा रहा है आप उस विधि पे काम करते रहो। देखो यहां पर ये यूएस की सीमा यहां पर है, यह है नोवा स्कॉशिया। सबसे पहला नोवा स्कॉशिया स्टेट सबसे आगे मिल रहा है, नोवा स्कॉशिया ग्रीन कलर में अपने एटलस में ढूंढो। कनाडा में पॉलिटिकल मैप में बस चले जाओ, कनाडा का पॉलिटिकल मैप आपके पास नहीं होगा एटलस में, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप पूर्वी भाग में कनाडा के आओ तो ये नोवा स्कॉशिया है, और नोवा स्कॉशिया के ऊपर में है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। छोटे छोटे जो द्वीप हैं ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है। यह है दूसरा स्टेट कनाडा का। कनाडा भी एक यूनिटरी फेडरेशन है, कनाडा को हम लोग यूनिटरी फेडरेशन कहते हैं, यानी एकात्मक परिसंघ है। कनाडा एक उदाहरण है एकात्मक परिसंघ का है। ये परिसंघ संघ का, फेडरेशन यानी संघ, एकात्मक संघ है ये एकात्मक संघ है। अब इसमें देखो तो ये जो नोवा स्कॉशिया है और ये न्यू ब्रिंसविक है। तीसरा हमारा है न्यू ब्रिंसविक, ये जो यहां दिख रहा है ये न्यू ब्रिंसविक स्टेट है। तो 1 + 2 + 3, ये जो 1 + 2 + 3, 1 क्या था नोवा स्कॉशिया, 2 क्या है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, तीसरा है न्यू ब्रिंसविक। ये तीनों मिला करके ये है, ये भी इंग्लिश लोग यहां पे रहते हैं, यहां पे इंग्लिश पॉपुलेशन है। यहां भी यूके से माइग्रेशन हुआ था। लेकिन हम ये अगर चौथे इस विशाल रीजन में आएंगे तो क्यूबेक है फ्रेंच, इसको कहते भी हैं फ्रेंच प्रोविंस ऑफ कनाडा। यहां भाषा भी क्यूबेक में फ्रेंच बोली जाती है, इसको नोट डाउन करते रहो। नोट डाउन करते रहो। तो आप देखो कि फ्रेंच प्रोविंस क्यूबेक को कहते हैं, ये पूरा क्यूबेक है ना, ये फ्रेंच प्रोविंस है। फिर ओंटारियो पांचवा है, ओंटारियो को कहते हैं लेक स्टेट। ओंटारियो हमारा लेक स्टेट हो गया। आप देखो कितना सारे जितने भी लेक हैं सबकी सीमा ओंटारियो से टच कर रही है, इसीलिए इसको लेक स्टेट कहते हैं। कनाडा का लेक स्टेट है नंबर 5। उसके बाद है मैनिटोबा, सस्केचुआन, एल्बर्टा। तो ये तीनों को मिला करके, ये तीनों को मिला देंगे तो ये कहलाता है प्रेरी प्रोविंस, प्रेरी स्टेट्स कहलाता है ये। जैसे अमेरिका में प्रेरी स्टेट्स था, वैसे ही यहाँ भी एल्बर्टा, सस्केचुआन और मैनिटोबा को प्रेरी प्रोविंस कहा जाता है।
तो ये हमारा हो गया रीजन नंबर 6। स्टेट वाइज देखोगे तो ये हो गया मैनिटोबा छठा, सातवां, आठवां। और ब्रिटिश कोलंबिया में आओगे तो ये है हमारा सातवां नंबर। छठे में हमने 3 को मान लिया है, इसका ध्यान रखना है आपको। 3 स्टेट छठे में हमने गणित कर लिया है, क्योंकि तीनों लगभग एक जैसा ही है। वहाँ का जलवायु, वहाँ का फसल, वहाँ की आर्थिक उपयोगिता सब एक जैसी है। ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ का एक बड़ा स्टेट है, इसको वेस्टर्न स्टेट कहते हैं। वेस्टर्न या फिर वही कोस्टल स्टेट है यहाँ का, वेस्टर्न कोस्टल स्टेट। अब आओगे यहाँ पर नूनावुत है, तो नूनावुत में बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर रहते हैं। नूनावुत है यूनियन टेरिटरी यहाँ का, जैसे केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, तो ये यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी नूनावुत है, क्योंकि नूनावुत में ट्राइब रहता है, और इस ट्राइब को हम लोग कहते हैं इनुइट। इनुइट ट्राइब है ये, INUIT, इनुइट ट्राइब कहते हैं इसको। नूनावुत प्रदेश में ये सब ट्राइबल स्टेट्स है, ये तीनों ट्राइबल स्टेट्स है। यहां पे आपने एस्कीमो का नाम सुना होगा, एस्कीमोज। तो एस्कीमोज रहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी में और यूकॉन में। ये पूरा एस्कीमो का लैंड है। अब इस तीनों स्टेट को अगर हम मिला देंगे, 7 था, इसको हम 8 मान लेते हैं। पूरा 3 स्टेट इसमें हमने मान लिया, A, B और C, यानी नूनावुत प्लस नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी प्लस यूकॉन। तो इस तीनों को अगर हम एक साथ मान लेंगे तो तीनों ट्राइबल स्टेट है, और तीनों में एस्कीमो जनसंख्या रहती है। एस्कीमो का नाम आपने जरूर सुना होगा, बर्फ का घर बनाते हैं ये। और ये स्टेट यहां देखो इस तरह से जाएगा, ये पूरा भाग, इतना बड़ा ये एरिया है जो कि एस्कीमोज के द्वारा इनहैबिटेड एरिया है। इसको एस्कीमो लैंड भी कहते हैं। ये पूरा एस्कीमो रहता है। कुछ ये सब जो है ना, बैफिन आइलैंड है, अभी हम आपको फिजिकल में दिखाएंगे। तो बैफिन आइलैंड्स पे कुछ लैप्स भी रहता है, लैप्स ट्राइब भी रहता है। जैसे जो नॉर्वे में था उसी तरह का ट्राइब भी यहाँ पे रहता है। बहुत ठंड है, लोग डिप्रेशन से मर जाता है ठंड से यहाँ पे। और ये जो अलास्का है ये अमेरिका का भाग है, ये यूएसए का भाग है। जो अलास्का दिख रहा है, अलास्का का कितना पतला सा शोर लाइन बिल्कुल नीचे तक आता है, यहाँ तक देखो। तो अमेरिका का जो भू राजनीतिक पोजीशन है ना, इतना पावरफुल है कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कितना अमेरिका पावरफुल है। इतना बड़ा स्टेट, इतना एरिया, इतने सारे स्टेट्स, लेकिन आपका रूह कांप जाना चाहिए ये बात सोच करके। दिल दहल जाता है मेरा सोच करके कि अमेरिका इतना रिच है, इतना बड़ा साम्राज्य है उसका। उसकी जनसंख्या 30 करोड़ है, और 30 करोड़ जनसंख्या से वो बढ़ने नहीं देती है, वहीं रोक के रखती है। अमेरिका का ग्रोथ रेट रिप्लेसमेंट रेट पर है। जनसंख्या जितनी है उतना ही विस्थापन, माइग्रेशन से इंटेलिजेंट लोगों को ले आता है, नहीं तो अपने देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये अमेरिका एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पे हर धनी व्यक्ति, हर वैज्ञानिक व्यक्ति, हर शिक्षित व्यक्ति माइग्रेट करके जाना चाहता है। कनाडा में इंडियन पीपल ज़्यादा है। ब्लैक लोगों को मार देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। एक ब्लैक लोग को मार दिया गया, ये तो उसी तरह से है ना कि भारत में एक अखलाक की हत्या कर दी गई, बहुत गलत किया गया, लेकिन एक अखलाक को मार दिया गया तो पूरी दुनिया में अखबार छाप दिया कि भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है। उसी तरह से एक ब्लैक की हत्या कर दी गई, वो ब्लैक नशेड़ी था, वही ब्लैक पुलिसमैन पे अटैक किया था। या तो पुलिसमैन को मारता या उसको खुद मरना पड़ेगा।
ये बेवजह का सिंपैथी नहीं। आप ये सोचो कि जिस सिविलाइजेशन ने लाखों करोड़ों ब्लैक्स को अपने यहाँ सम्मान दिया है, प्रेसिडेंट बनाया है, उनको उनके साथ शादियां होती है, उनके साथ रहते हैं वो, वहां पे एक हत्या होने पे आप पूरे अमेरिकन सिविलाइजेशन को गाली देते हो। ये कितना उचित है? ये सब प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं लोग, उनका राजनीतिक उद्देश्य होता है। इस तरह की घटनाएं दुखद हैं, लेकिन उसके लिए न्याय तंत्र है। वहां ऐसा कोई ब्लैक के साथ, हमारी तो आधी फैमिली जाके बस गई है, कहां कोई कंप्लेन कर रहा है? हम लोग भी तो ब्लैक ही हैं, हम लोग भी तो ब्राउन पीपुल हैं। अब हमारे छात्र शुरू हो गए। आप बीजेपी से प्रभावित लगते हैं, आपके आंख में चश्मा ही लगा है, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ भी बोले उसमें कोई ना कोई, उधर बोलते तो बोल देते मार्क्सवादी हैं, इधर कभी बोलेंगे बोल दोगे ये वादी हैं। हम हर चीज का सामान्यीकरण और उसमें माफ करना, उसमें शांत रहना, उसमें, और यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी ना पॉलिसी के लिए बहुत क्रिटिकल नहीं होना है, आपको भी समझना होगा। ब्लैक वहाँ के ओरिजिनल नहीं है, ब्लैक वहाँ पे माइग्रेशन से गए थे, वहाँ के ओरिजिनल ब्लैक्स नहीं हैं, वहाँ के ओरिजिनल मोरमोन्स कहलाते थे। देखो यहाँ पे जो उटा प्रोविंस है ना, उटा प्रोविंस में मोरमोन्स कहलाते थे, यहाँ के लोकल लोग थे। नहीं तो यहाँ पे और जो थे नीचे स्टेट्स में, वो सब रेड इंडियंस थे। यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियंस हैं, मॉर्मोन्स हैं, कृपया लिखते जाइए। और जो रेड इंडियंस थे वो ब्लैक नहीं थे, रेड इंडियंस मोंगलोवाइड प्रजाति के होते हैं। रेड इंडियंस की प्रजाति कहाँ लिखूं? रेड इंडियंस की प्रजाति मोंगलोवाइड है। रेड इंडियंस की प्रजाति मोंगलोवाइड है। चलो ओके, रेड इंडियंस ये ब्लैक कहीं नहीं रहते थे। आप लोग को वहम रहता है इस तरह का कि ब्लैक वहां के मूल निवासी थे, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के मूल निवासी पे अगर बात करेंगे तो तुम तो फिर जो अंडमान में जो जारवाज सेंटलीज जो ब्लैक रहते हैं ना, नेग्रिटो समुदाय के, वही भारत के मूल निवासी हैं। मूल निवासी जैसा कुछ नहीं होता है। जो जहाँ माइग्रेट कर गया, जहाँ अपना घर बना लिया, धरती एक है, वसुंधरा एक है, और घर है हमारा, पृथ्वी तो हमारा घर है, तो उसमें प्रवसन जैसा कुछ नहीं है। राजनीतिक कारणों से प्रवसन पे रोक लग गया, लेकिन पहले टाइम में थोड़े ना ऐसा रोक था। ओके, तो अब आपने पूरा राजनीतिक मैप देख लिया। अब राजनीतिक मैप आपने देख लिया, अब एक बार इसको रिवाइज करवाते हैं, और बहुत अच्छे से रिवाइज करो, एटलस में जुट जाओ। हम लोग चलते हैं कनाडा। कनाडा का राजनीतिक मैप देखते हैं। सुमित कुमार, हम लोग मिक्स हैं, ब्लैक एंड वाइट। हम लोग क्या है हम बताएंगे आपको। शैक्षणिक आधार पे चीजों को जानना चाहिए। इंदिरा गांधी ने बहुत सुंदर भाषण दिया था 1972 में, और इंदिरा गांधी ने कहा था कि संपूर्ण विश्व हमारा घर है और संपूर्ण विश्व के संसाधन प्रत्येक मानव के होने चाहिए,
और इंदिरा गांधी के इस थ्योरी को कहा गया था ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की संकल्पना थी इंदिरा गांधी की। आर्थिक भूगोल में कभी बात करेंगे। ओके, लोग वाइट क्यों होते हैं सर? सर डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन होता है ना, जैसे 6 महीने की रात हो जाती है ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो 6 महीने की रात होने की स्थिति में वहाँ जब लाइट नहीं रहता है तो अंधेरे में वहाँ के ट्राइब, वहाँ का एस्कीमो, अब जितनी एस्कीमो के वैरायटीज हैं, प्रकार हैं वहाँ पर, उस सबको इनुइट कहा जाता है। चलो ओके, आप लिखो, और सॉरी आप देखो, कनाडा का निकालो। कनाडा में सबसे पहले चलते हैं सेंट लॉरेंस नदी पर, वहां के मुख्य नगरों को देखा जाएगा। कनाडा के मुख्य नगरों को सबसे पहले देखा जाएगा। सेंट लॉरेंस पे चलते हैं, सेंट लॉरेंस नदी पर। कनाडा के उत्तरी भाग में चलते हैं, सेंट लॉरेंस से नॉर्थ। देखो वहां पर, क्या वहां पर सेप्ट आइल्स दिखा? यूएसए के लिए मैंने रिप्लेसमेंट रेट शब्द का प्रयोग किया था। रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1% जनसंख्या वृद्धि का। ओके, वेरी गुड, सेप्ट आइल्स मिल गया। सेप्ट आइल्स के ऊपर में शेफर विले है। सेप्ट आइल्स के ऊपर में शेफर विले है। भूपेंद्र को मिल गया, वेरी गुड। अब आप नोट करिए, लिखिए सेप्ट आइल्स एवं शेफर विले, सेप्ट आइल्स एवं शेफर विले लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक हैं कनाडा में। चर्चिल फॉल्स के नॉर्थ में शेफर विले है। शेफर विले मिल गया सबको। अब आगे लिखो, आगे लिखो कि यहां पे लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं, क्योंकि यहां पर है उंगावा पेनिनसुला और कैनेडियन शील्ड है यहां पे। नहीं मिला कोई बात नहीं है, शेफर विले छोड़ दो, नहीं मिल रहा है तो सेप्ट आइल्स है, लिख लो सेप्ट आइल्स शेफर विले लौह इस्पात के भंडार है, क्योंकि यहां कैनेडियन शील्ड है। अब आगे चलते हैं सेंट लॉरेंस नदी पर। पश्चिम की तरफ नदी के सहारे बढ़ना है। आपको मिलेगा क्यूबेक। क्यूबेक सिटी मिला क्या?
क्यूबेक सिटी मिला क्या? क्यूबेक में लिख लो, इसे फ्रेंच प्रोविंस कहते हैं। क्यूबेक सिटी में लौह इस्पात उद्योग है, जहाज रानी उद्योग है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल, अगला सिटी है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल मिला। मिल गया, गुड। मॉन्ट्रियल को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद है, ओजोन लेयर वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग भी है मॉन्ट्रियल में, मैनचेस्टर ऑफ कनाडा। लौह इस्पात भी है। – 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और पेपर इंडस्ट्री, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, दीपक आर्य लिख रहा है अखबारी कागज, वेरी गुड। ओके, मॉन्ट्रियल तो मिलना चाहिए था। फिर मॉन्ट्रियल के बाद लिखो, देखो ओंटारियो, ओंटारियो मिला। ICAO का हेडक्वार्टर भी है मॉन्ट्रियल में। ओंटारियो मिला। ओंटारियो को बर्मिंघम ऑफ कनाडा कहते हैं, लौह इस्पात के लिए है। संजय कुमार को मिला, इंद्रानी को मिला, देवांश, शिखा गुप्ता, प्रियंवदा, सोनिया। ओके, सबको मिल रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट, वहीं पे देखना ओटावा, ओटावा, ओटावा में जाओ। लकड़ी का घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि लकड़ी कुचालक होता है ठंड के लिए। ओटावा नदी और झील पर नहीं है, यह ओटावा नदी पर है।
ओटावा नदी पर है, लेकिन जल मार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन लेक रीजन पे नहीं आता है। ओटावा राजधानी है वहाँ की। अब इसके पीछे भी कहानी है कि मॉन्ट्रियल और ओंटारियो में झगड़ा हो गया कि कनाडा की राजधानी कौन रहेगा। अब कनाडा की राजधानी कौन रहे, तो अंत में निर्णय लिया गया कि एक नए शहर की स्थापना की जाए और उस नए शहर को ओटावा नाम दे दिया गया, जो कि सेंट्रल टेरिटरी है। कैसे है चंडीगढ़, दिल्ली, इस तरह का यूनियन टेरिटरी बन जाता है। ओंटारियो तो रिवर पर ही है, ओटावा नहीं है। ओटावा रिवर पर है, जैसे मॉस्को मस्कोवा रिवर पर है, मॉस्को मस्कोवा रिवर पर है, वैसे ही ओटावा रिवर पर ओटावा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे। रिवीजन करते रहो, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना लाभ मिलेगा। एक दो बार वीडियो को भी देखो। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुश रहिए और मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू पुष्पेंद्र, प्रेम, पीयूष, शिखा, बाय बाय, टेक केयर ऑल।